नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला की, किस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ सुर से स्वर मिलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ मेरी सहयोगी शबनम सैफी हैं। शबनम, अब्दुल्ला, सीनियर अब्दुल्ला की मैं बात कर रही हूं, यानी कि फारूक अब्दुल्ला की। अब देखिए ना, जब से सत्ता में आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तब से सुर बदले बदले से हैं। या तो कुर्सी जाने का डर लग रहा है कि बेटे की कुर्सी ना चली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोर्चे पर उमर अब्दुल्ला फेल होते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में पिताजी को डर है कि कहीं कुर्सी ना चली जाए। देखिए ना पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से बयान दे रहे हैं। अब तो धर्म की बात कर रहे हैं, एकता की बात, भाईचारे की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का हाल फिलहाल में नम्रता एक बयान सामने आया है जिसमें वो एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आए हैं और ये भी कहा है उन्होंने कि जो लोग जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करना चाहते थे, उनकी कोशिश पर पानी फिर गया है, वो विफल हो गए हैं और हम चाहते हैं कि देश भाईचारे से आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर में भाईचारा कायम रहे। यानी कि वो भी उस प्लेटफॉर्म पर चलते नजर आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए, तो जम्मू में जो हिंदू बाहुल्य इलाका था वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बुरी तरह उसको नुकसान हुआ है और कश्मीर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सिर्फ वहीं से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिली है नम्रता। तो कहीं ना कहीं ये दर्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है। तो ये उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला, तो ये डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं या फिर इस रणनीति पर आगे काम कर रहे हैं कि कैसे सभी पक्षों को एकजुट कर आगे बढ़ा जाए और मोदी को भी खुश किया जाए और बाकी जो उनके करीबी हैं उनको तो खैर वो साइडलाइन कर चुके हैं। एक चीज और बता दे, उमर अब्दुल्ला ये फारूक अब्दुल्ला क्यों ये बयानबाजी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में उमर अब्दुल्ला की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है, अमित शाह से मुलाकात होती है, राजनाथ सिंह से मुलाकात होती है, राज्य के दर्जे के लेकर उन्होंने वहां मांग रखी, तमाम चीजों की सुरक्षा को लिहाज से भी वहां बातचीत की गई। लेकिन उमर अब्दुल्ला जब से दिल्ली से मिलकर जम्मू कश्मीर लौटे हैं, उनके सुर इतने तीखे हो गए हैं कि वो लगातार एलजी को ही धमकी देने लग गए हैं। अब एलजी को उन्होंने जनरल को लेकर, हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल को लेकर भी एलजी को चेतावनी दे दी है कि वो उनकी पसंद का होना चाहिए वरना नियुक्त नहीं किया जाएगा। 10 दिन से वो पद खाली पड़ा है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, जबकि जो सरकार के जितने भी फैसले होंगे वो जनरल एडवोकेट देखेगा, तो उस पर मामला फंस गया है। तो वही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी धमकी दे दी है नम्रता। उमर अब्दुल्ला इतने एक्शन मोड में और इतने तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला को यह लग रहा है कि अगर बेटा ज्यादा सख्ती दिखाएगा और मोदी सरकार को आंख दिखाएगा, एलजी से पंगा लेगा, तो कहीं उनकी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। और फारूक अब्दुल्ला ने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं जरा बता देती हूँ पढ़कर। उन्होंने कहा है कि हमारे भाईचारे को मजबूत करना और एक दूसरे के प्रति नफरत को खत्म करना होगा ताकि देश में शांति, प्रगति और विकास हो सके। आगे उन्होंने कहा कि लोगों ने नई सरकार से काफी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। शबनम देखिए, गौर फरमाइए क्या बोल रहे हैं। नई सरकार से काफी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं लोगों ने, उन्हें भरोसा है जम्मू कश्मीर विकास के मार्ग पर लौटेगा। आज भी हमें आतंकवाद से उसी तरह से लड़ना होगा जैसे हम सालों से लड़ते आए हैं। 370 के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, अभी आतंकवाद पे बोल रहे हैं, धर्म पर बोल रहे हैं। धर्म पर उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और हमेशा रहेगा। आज धर्म के नाम पर फैली नफरत को समाप्त करना चाहिए क्योंकि इससे देश की एकता के लिए खतरा पैदा होता है। चाहे हमारा धर्म या भाषा कुछ भी हो, हमें अपने देश में विविधता को जीवित रखना है। हम सभी भारतीय हैं और हमें एकजुट रहना चाहिए, नहीं तो भारत का अस्तित्व नहीं बचेगा। बिल्कुल नम्रता, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी मांगे जो उनसे वादे किए थे चुनाव से पहले वो पूरा करेंगे और जल्द पूरा करेंगे। और मोदी सरकार के आगे भी वो इसीलिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि अगर वहां आंख दिखाई तो जो वादे उन्होंने बड़े बड़े कर दिए वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एलजी के पास पावर है। केंद्र सरकार के बिना कोई काम जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाएगा, जैसे दिल्ली में नहीं हो पाता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हमेशा एलजी के साथ ठनी रहती है, वो हमेशा हर फैसले के लिए, हर काम के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। देखिए, एलजी के साथ आपका सामंजस्य बैठाना किसी भी केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री के लिए जरूरी हो जाता है। आपसी तालमेल, क्योंकि बहुत सारी पावर एलजी के हाथ में होती है, तो वो लड़ाई से काम नहीं चलने वाला। आपने दिल्ली का जिक्र किया, मैं तो कहूंगी जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी अलग हैं, वहां पर दिल्ली जैसी पॉलिसी यूज भी नहीं हो सकती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ओवर एक्साइटेड होकर कोई गलती ना कर बैठे, इसीलिए फारूक अब्दुल्ला पीछे से आप ये समझ लीजिए मक्खन लगाते हुए चल रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक और बयान फारूक अब्दुल्ला का भी कुछ वक्त पहले आया था, मुझे लगता है शबनम उस बयान के साथ छोड़ देते हैं दर्शकों को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस वीडियो को लेकर और फारूक अब्दुल्ला की इस रणनीति को लेकर
आप क्या राय रखते हैं? नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हमें यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। साहब, आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे तो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो।